अनाउंसमेंट में 2 बजे आफ्टरनून में 40 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया। ऐसा नहीं कि बाजार रेट हाइक उम्मीद नहीं कर रहा था। मार्केट्स, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट सब ग्रेजुअल टाइटनिंग भारतीय बाजार में और सिस्टम में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो जून ऑनवर्ड्स कर रहे थे। आज का टाइमिंग जस्ट अहेड ऑफ यूएस फेड रेट हाइक थोड़ा सरप्राइज किया बाजार को। यील्ड स्पाइक की 7.4% तक और बैंक निफ्टी भी लगभग 1000 पॉइंट गिरा और बाजार ओवरऑल प्रेशर में आ गया। ये तीनों जेंटलमैन हमारे साथ अपना अपना नजरिया शेयर करेंगे ताकि आप समझ सकें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस इस चीज़ के और अपने पोर्टफोलियो पे, अपनी पोजीशंस पे इन्फॉर्म्ड बेट्स ले सकें। सबसे पहले मैं मनीष आपसे शुरुआत करूंगा। हमारी इस बारे में कुछ हफ्तों और महीनों से बात हो रही है, मैक्रो एनवायरनमेंट चैलेंजिंग क्यों होता जा रहा है। मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि आपका फोरकास्ट अभी तक हाइपोथेसिस बहुत सही बैठा है। तो आपने आज के सरप्राइज मूव को कैसे एनालाइज किया, बॉन्ड यील्ड्स जैसे हुई, और ये भी बता दीजिए कि फेड से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि बाजार उससे भी थोड़ा प्रेशर में था आज। हाय अजय। सो बेसिकली अजय, जब इन्फ्लेशन किसी भी देश में अपने टारगेट से ऊपर रहता है और चारों तरफ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं, वो इन्फ्लेशन या किसी और कंसिडरेशन की वजह से अपनी रेट्स को नॉर्मलाइज या टाइटन करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं, तो आप बहुत देर तक इस चीज को ये नहीं मान सकते कि हमारे देश में कुछ यूनिक होगा और हम अपनी इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाएंगे। तो इवेंचुअली ये होना ही था। जैसा मेरा आपसे कई बार बात हुआ है पिछले कई महीनों से कि जिस फॉर्म में ये होगा, जिस तरह से आरबीआई रिले कर रहा था अपने मैसेज को, तो मेरा व्यू ये था कि हमेशा मोस्ट प्रोबेबली ये शॉक के फॉर्म में ही होगा। और तो अब ऑफ कोर्स होना तो था ही है, लेकिन क्योंकि वो शॉक के फॉर्म में हुआ है, ओके, तो उसकी वजह से उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट पहले ऑर्डर में मार्केट्स पे आता है, बट इकोनॉमी पे भी आता है। दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ इस रेट हाइक को ऐसे देखना कि नहीं चलो 40 बेसिस पॉइंट शायद जून में होता था और अभी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। एक्चुअली पर्सपेक्टिव वजह ये रखना पड़ेगा कि अगले 2 सालों में अब हमको यहाँ से 300 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक करना है, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर स्वैप मार्केट्स को देखें तो आप अपने रेपो रेट को, फंडिंग रेट को 7.5 पे लेके जाएंगे। तो अगर आप 7.5 पे एक रात का पैसा अगर बोरो करने का रेट होगा आरबीआई से, तो फिर 10 साल का बॉन्ड इंडिया में कहाँ ट्रेड होगा। तो वही मैं आप लोगों को कुछ महीनों से बता रहा हूँ कि शायद 8 के आसपास में 2022 में हम लोग देख पाएंगे। तो एक आम इन्वेस्टर को ये सोचना पड़ेगा कि अगर 10 साल का बॉन्ड ही 8% होने वाला है, तो वो लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे को ब्लॉक करे, इक्विटी में अपने पैसे को ब्लॉक करे, या कैश में रखे। तो इसी कंसिडरेशन के लिए हम लोग अभी तक वेट कर रहे थे। अब देखिए रेट्स काफी ऊपर आ गई हैं। आज 10 साल का एनुअलाइज यील्ड जो है वो 7.60 के आस तक पहुंच गया है। 30-40 बेसिस पॉइंट और उसके बाद में एक अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर को आने लगेगा कि शायद वो बॉन्ड खरीद ले। मिस्टर मेहता, बैंकिंग सेक्टर के नज़रिए से अगर आप ये बताएं, अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऐसे मूव अप होगी तो इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, डिमांड डिस्ट्रक्शन पे किस तरह का इम्पैक्ट आया। अभी तक हमने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में देखा है थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आना शुरू हुआ था, रियल एस्टेट के वॉल्यूम्स लेकिन फिर भी काफ़ी हेल्दी थे। अब आपको लगता है कि और सेक्टर्स में भी जिस तरह से ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऊपर जाएगी तो डिमांड पे किस तरह का इम्पैक्ट आता है, वो दिखता है आपके हिसाब से? देखिए, जो इंटरेस्ट रेट है ये हाइक होना तो पूरे मार्केट पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि पिछले 1 साल से हमने रेपो रेट तो बिल्कुल कांस्टेंट रखा है, रिजर्व बैंक ने उसको मॉडरेट करके रखा है ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, मगर फिर भी मार्केट इस एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट को फैक्टर कर रहा था। जैसे अभी मनीष जी ने बताया कि इंटरेस्ट रेट जो है बॉन्ड मार्केट के अंदर 6% से लेके 7%, 7.18% तक तो आज सुबह भी था, और अभी इसके बाद में अनाउंसमेंट के बाद में 740 पे चला गया। तो जो इस तरह से बॉन्ड मार्केट है वो पहले से ही एंटिसिपेट कर रहा था कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आएगा, क्योंकि जो एंटायर मार्केट है वो सिर्फ रेपो से ही लिंक करके नहीं चलता, मैक्रो इकोनॉमी के जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको भी ध्यान में रखता है कि आज हमारा इन्फ्लेशन कहाँ चल रहा है। चूंकि इन्फ्लेशन 6% की रेंज में था और अभी जो रिसेंट डेटा आया वो 7% की रेंज में आया है, मार्च के जो इन्फ्लेशन है वो 7% की रेंज में है। तो उसको देख के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेपो का है ये मार्केट से अलाइनमेंट है,
कुछ समय तक आरबीआई ने इसको होल्ड किया है, मगर आज इसको एज ए सरप्राइज मूव के रूप में दिया है। तो सरप्राइज मूव एक्सपेक्टेड नहीं था, पर इंक्रीज होना तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में ये इंक्रीज होगा। आज सुबह भी हमारे आईबीए में इकोनॉमिस्ट की एक मीटिंग हुई और उसमें ओवरऑल व्यू यही था कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो है रेपो रेट का, ये बढ़ने वाला है। आप इसको देखें कि बैंकिंग सेक्टर ने इसको पहले से भी फैक्टर, कुछ एक बैंकों ने तो अपने लेंडिंग रेट के जो है एमसीएलआर रेट्स हैं उसको ऑलरेडी रिवाइज कर दिया था, क्योंकि एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग ए रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक। जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात है, इंटरेस्ट रेट जो है वो एक फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड प्रॉपल करने का इकोनॉमी को, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली कंपनसेशन फॉर द इन्फ्लेशन। और इंटरेस्ट रेट यूजुअली जो इन्फ्लेशन से अलाइन भी रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट को जो मनी है उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी बनाने के लिए इंटरेस्ट रेट को भी उससे अलाइन होना ही पड़ेगा इन्फ्लेशन से, अदरवाइज लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में या सेविंग करने में जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। सो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से ही अगर मार्केट में डिमांड खत्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आवर कंट्री हैज सीन हाई लेवल ऑफ डिमांड एट ए वेरी हाई लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तब भी डिमांड लेवल्स काफी था। ये सारा इस पे भी डिपेंड करता है, सप्लाई एंड डिमांड साइड इश्यूज पे, कि हमारे पास में डिमांड का क्या क्या फैक्टर है। जहां तक डिमांड की बात है, इंडिया में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है, ये हमारे पास में बहुत बड़ी आबादी जो है यंगर जनरेशन की, जो कंज्यूम भी करती है और जो प्रोड्यूस भी करती है, वो हमारे देश में है। दे फ्रीक्वेंटली वो अपने नए प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं और वो उनकी बाइंग कैपेसिटीज भी हैं। तो वो जो सेगमेंट है, और ऐसा जैसा अभी डांगी जी ने भी बताया कि बहुत लिमिटेड सेगमेंट ऑफ हाउस होल्ड है, उसी पे इसका फर्क पड़ेगा। बाकी के लोग जिनके पास है उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि सब थोड़ा रेट पर बढ़ गया तो हम अपना कंजम्पशन घटा दें, उनका कंजम्पशन उस लेवल पर रहेगा। सो डिमांड साइड मुझे कोई बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया में नहीं लग रहा। अब रही सप्लाई साइड में, तो सप्लाई साइड के अंदर जो कॉन्स्टेंट्स हुए हैं, जैसे अभी गवर्नर साहब ने भी बताया कि यूक्रेन से चूंकि सप्लाई साइड में सनफ्लावर ऑयल का जो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, उसकी सप्लाई कम हो गई, उससे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, इसके कारण से पेट्रोलियम के रेट्स बढ़ गए। तो इन सब चीजों ने इन्फ्लेशन को पुश किया है। पर मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे टाइम तक ये इश्यूज अनरिजॉल्व रहेंगे, क्योंकि कोई भी हर लड़ाई का अंत होता है, हर इश्यू का कोई सेटलमेंट होता है। हो सकता है 3 महीने लड़ने में लगे हैं तो 1-2 महीने में सेटलमेंट भी हो जाए और वापस से चीजें कुछ नॉर्मलाइज होने लग जाएं। तो जरूरी नहीं है कि जो इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी है ये इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे। बढ़ना तो एक्सपेक्टेड है, पर इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। जी, मिस्टर मेहता, मैं आपके पास वापस आता हूँ जल्दी ही। अभय अग्रवाल से हम एनालाइज करते हैं कि स्टॉक मार्केट का रिएक्शन आज जो था, शॉर्ट टर्म रिएक्शन, वो क्यों था इस तरह का। और दूसरा, अभय, अब एज अ मनी मैनेजर आपको अपना पोर्टफोलियो किस तरह से पोजीशन करना पड़ेगा, या आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे इस तरह की स्टिकी इन्फ्लेशन और राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में, अगर आप बता सकें। अजय, ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक है, ये मार्केट्स के लिए शॉर्ट टर्म में काफी नेगेटिव है, क्योंकि एक लोग कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड था, ये था, पर जिस तरह से हुआ आज, उस तरह से लोगों को ये अब सवाल उठा रहे हैं कि भाई आरबीआई ने क्यों बीच में किया, 1 महीने बाद कर लेते, 1 महीने पहले कर सकते थे, तो आज ऐसा क्या हुआ कि आज ही करना पड़ा, जबकि फेड की भी टाइटनिंग हो रही है मार्केट्स में। दूसरा इम्पैक्ट ये है अजय आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया एक्सपेंसिव मार्केट है, सब इसके बारे में बात करते रहते हैं। अभी भी हम इस करेक्शन के बाद भी 21 टाइम फॉरवर्ड के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि बाकी मार्केट्स हैं वो हमारे से मल्टीपल काफी कम है। तो अभी तक हम थोड़ा बचे हुए थे ये बोल के कि डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, दूसरा रेट्स हमारे अभी स्टेडी हैं, हमने बढ़ाई नहीं, जरूरत नहीं है, लिक्विडिटी है सिस्टम में, जीडीपी ग्रोथ है। पर अब ये थोड़ा री रेटिंग मुझे लगता है कि मार्केट्स का होगा शॉर्ट टर्म में, जब हम जो अभी तक हमारा प्रीमियम वैल्यूएशन चल रहा था, जिसकी वजह से एफपीआई की सेलिंग काफी थी, वो रहेगी थोड़े दिन, और मुझे लगता है कि मार्केट का लेवल नीचे आएगा। ये बड़ा लाजमी है। जैसे मनीष ने भी कहा कि अगर एक साइक्लिकल ट्रेंड है रेट हाइक का, जो बढ़ेंगे रेट्स, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स अपने प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स नीचे एडजस्ट करेंगे अपने मॉडल्स में इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो बस यही अपना पोर्टफोलियो में ज्यादा ट्विक नहीं करते हैं, पर जो जैसे बैंक्स हमने अपने पोर्टफोलियो से ऑलमोस्ट जीरो कर दिया था, हमारा लेस देन 5% एलोकेशन है बैंक्स को पिछले 6 महीने से, क्योंकि ये दिख रहा था कि जो एनआईएम्स जो हैं बैंक्स के काफी बढ़े हुए थे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंडिंग काफी लो थी पिछले 12 महीने से, और ये कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ने वाली है, और बैंक्स की इतनी एबिलिटी नहीं है कि इमीडिएटली ट्रांसफर कर दें हाइक्स को, रेट अपने कॉस्ट ऑफ फंडिंग को। तो एनआईएम सप्रेस रहेगा, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगी जैसे जैसे रेट्स बढ़ेंगे, तो बैंक्स पे, एनबीएफसीज पे ये एक प्रेशर आएगा,
और उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ग्रोथ के पीछे कितना जाए और एसेट क्वालिटी के पीछे कितना जाए। तो मुझे लगता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पे जो काफी ऑलरेडी ओवर ओन्ड है, निफ्टी में काफी ज्यादा उसका वेटेज अभी भी है करेक्शन के बाद भी, तो ये एक थोड़ा वीक स्पॉट बन जाएगा मार्केट के लिए अगले 6 से 12 महीने के लिए। राइट। अबे वेरी क्विकली, ये जो आपने बताई कि वैल्यूएशन कंप्रेशन का एक स्कोप बन रहा है इस वजह से, तो कौन से एरियाज में आपको ज्यादा वैल्यूएशन कंप्रेशन होता हुआ नजर आता है, कौन से एरियाज में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा है? देखिए, जो भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे थोड़ा सेंटिमेंट इम्पैक्ट भी आएगा रेट हाइक का, और मैं सिर्फ रेट हाइक की बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो आज हुआ है, पर एक डिमांड स्लो डाउन है डिस्क्रिशनरी डिमांड में, ऑटोज, रियल एस्टेट, मतलब रियल एस्टेट में रेट हाइक अभी भी नहीं ले पा रहे हैं बड़े डेवलपर्स, डिमांड है, इन्वेंट्री एब्जॉर्ब हो रही है। उसी तरह ऑटोज में भी आप देखें टू व्हीलर ऑटोज का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। तो जहां जहां पे, और एफएमसीजी में तो प्रेशर दिख ही रहा है, मतलब लीवर के रिजल्ट देखे तो वॉल्यूम ग्रोथ ऑलमोस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो भी बढ़ा प्राइस से बढ़ा। तो इस तरह के ये जो सॉफ्ट स्पॉट्स हैं या, और ये काफी प्रीमियम स्टॉक्स हैं, ये अभी भी काफी हाई मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये, और प्लस बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो जो निफ्टी में बड़े इनका एक हिस्सा है, तो ये निफ्टी को नीचे लाने में काफी रोल प्ले कर सकते हैं। मनीष, 8 to 12 मंथ्स के लिए आपके कौन से टॉप मॉनिटरेबल्स होंगे मैक्रो पैरामीटर्स पे, जिनको आप सबसे ज्यादा क्लोजली वॉच कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स और हमारे व्यूअर्स को भी क्लोजली वॉच करना चाहिए? तो अगर इंटीरियर्स को देखें, लोकल इकोनॉमी को पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये देखना पड़ेगा कि मार्केट अब खास करके बॉन्ड मार्केट जो एक इंतहा बोरोइंग है हमारे देश की सरकार की, दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको कैसे मैनेज करते हैं। बिकॉज इतना बड़ा अमाउंट जो हर साल बोरो करना है, जबकि इंटरेस्ट रेट आरबीआई खुद रेट्स बढ़ा रहा है, तो अब कैसे उसको अकोमोडेट कर पाओगे आप? कई सारे कॉन्फ्लिक्टेड चॉइसेस, जैसे 2011 में हुआ था कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे पर साथ का साथ ओमो भी कर रहे थे, क्या वो आप कर पाओगे? जब आप लिक्विडिटी को विड्रॉ करोगे तो उससे इंटरेस्ट रेट्स, खास करके जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट के, उस पर क्या असर पड़ेगा? तो एक वो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड का जो यील्ड है ना अजय, वो उसका सीधा प्रभाव जो बैंक्स की जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उस पर पड़ता है, उनकी रेट्स पे पड़ता है। अगर फिक्स डिपॉजिट की रेट अगर बढ़ना शुरू होंगी तो बहुत आसानी से बैंक जो हैं वो क्रेडिट की जो प्राइसिंग है उसको बढ़ाने लगेंगे। तो एक तो पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वॉच करना पड़ेगा कि आरबीआई बोरोइंग को कैसे मैनेज करता है। इंडिया के जो ग्लोबल मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि अब 3.5-3.5% का करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हम चला रहे हैं अभी, और यहाँ से अगर क्रूड थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो वहां पे स्ट्रेन आ सकता है, और उससे हमारी करेंसी जो है वो ब्लो अप हो सकती है विदाउट आरबीआई इंटरवेंशन। तो वो भी एक देखना पड़ेगा कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट को आप कैसे मैनेज करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट और करंट अकाउंट डेफिसिट, ये दो बहुत बड़े लेवरेज हैं। और तीसरा ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का एक पॉलिसी जो पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर रहा है कि नहीं, वो पूरा का पूरा उन्होंने अभी तक ट्रांसमिट कर दिया है। अगर यहाँ से अगर क्रूड और ऊपर जाता है, जो मेरा व्यू है कि जाएगा अगले 6 से 12 महीनों में, तो उसको आप क्या पास ऑन कर पाओगे? अगर आप पास ऑन करेंगे तो ये अचानक से कंज्यूमर जो जो डिमांड है वो काफी तेजी से नीचे आ सकता है। तो उस पॉलिसी को लेकर के भी आपको फ्रॉम अ मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से वॉच करना चाहिए। श्योर। अबे जाने से पहले वेरी क्विकली 2-3 एरियाज आपके जो आप ओवरवेट हैं इस तरह के रेट हाइक के एनवायरनमेंट में भी, और कहाँ पे आप अंडरवेट हैं अपने पोर्टफोलियो में? तो अजय देखिए, जो एक क्लासिक सेक्टर्स हैं जिनको इन्फ्लेशन से ज्यादा डिमांड नहीं पड़ता है, क्योंकि जो डिमांड है वो एकदम इन इलास्टिक है कि भाई अब जैसे हेल्थ केयर को ले लें, तो हेल्थ केयर एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑलरेडी इंश्योरेंस का काफी हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर्स हैं वो चाहते हैं बेटर एंड बेटर हेल्थ केयर मिले, तो हेल्थ केयर पे एक ओवरवेट है थोड़ा हमारे पोर्टफोलियो में। दूसरा हमारे पोर्टफोलियो में आप देखें तो हम अभी भी देख रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड ड्रिवन, जो प्योर रिटेल डिमांड ड्रिवन कंपनीज हैं, लीडर्स हैं अपने स्पेस में, जैसे टाइटन है, वैसी कंपनीज। तीसरा, जो कैपिटल मार्केट्स में जो प्ले करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं इन्वेस्टर्स को
इन्वेस्ट कर पाना, जैसे एंजल वन है और CDSL है, ऐसी कंपनीज में ऑलरेडी उनके प्राइसेस इतने कम है कि अब उससे कम करके भी या बढ़ा के भी उनकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे कुछ हैं स्पॉट्स जो हमें लगता है कि इन्फ्लेशन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड बहुत स्ट्रांग है इनके प्रोडक्ट्स की। राइट, ऑल राइट। अभय, मिस्टर मेहता, मनीष, तीनों जने बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और आरबीआई के शॉकर को एक्सप्लेन करने के लिए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को और व्यूअर्स को किन चीज़ों पे नज़र बना के रखनी चाहिए। ET स्वदेश पे बहुत बहुत धन्यवाद अपने समय के लिए। गुड बाय। अभी तक आपने समझा कि एज ए इन्वेस्टर आपको किस तरह का असर पड़ेगा और किन बातों पर फोकस करना चाहिए, लेकिन आरबीआई के इस फैसले से आम आदमी के ऊपर कैसा असर पड़ेगा और कितना असर पड़ेगा उसके घर और कार वाले सपने के ऊपर, इसी पर है हमारा आज का स्वदेश विषय। चलिए देखते हैं। शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, वो जाने जाते हैं सरप्राइजेस देने के लिए, लेकिन आज जब ये खबर आई कि करीब 2 बजे वो मीडिया को और देश को संबोधित करेंगे, तो बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों को और आरबीआई के रिपोर्टर्स को इस बात की भनक नहीं थी कि क्या होने वाला है। और हुआ वो जिसके बारे में बहुत लोगों को डर था कि आरबीआई अपने रेट बढ़ा देगी। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अपनी मीटिंग में एक इमरजेंसी मीटिंग करी है। जो लोग नहीं फॉलो करते हैं उनके लिए एमपीसी की जो मीटिंग होती है वो अक्सर तय समय पर होती है, पर इस बार इमरजेंसी मीटिंग हुई। इमरजेंसी मीटिंग में क्या तय हुआ? तय ये हुआ कि रेपो रेट बढ़ाए जाएंगे और साथ में एसएलआर भी बढ़ेगा, यानी कि जिन दामों पर बैंक जो हैं वो उधार लेती हैं रिजर्व बैंक से, वो बढ़ेगी। अब सवाल ये है कि अगर ये सब बढ़ा है उससे हमारे जीवन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले शक्तिकांत दास की बाइट सुन लेते हैं। The Monetary Policy Committee decided to hold an off-cycle meeting on 2nd and 4th May 2022 to reassess the evolving inflation growth dynamics and the impact of the developments after the MPC meeting of 6th to 8th April 2022. Based on this assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, 40, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. In keeping with the stance of withdrawal of accommodation and in line with the earlier announcement of gradual withdrawal of liquidity over a multi-year time frame, it has been decided to increase the cash reserve ratio, CRR, by 50 basis points, that is 50 basis points to 4.5% of net demand and time liabilities, that is NDTL, effective from the fortnight beginning 21st May 2022. The withdrawal of liquidity through this increase in the CRR would be of the order of rupees 87,000 crore. Looking ahead, food inflation pressures are likely to continue. Food price indices of the Food and Agriculture Organization, that is FAO, and the World Bank touched historical highs in March and remain elevated. Spillovers from global wheat shortages are impacting domestic prices, even though domestic supply remains comfortable. Prices of edible oils may firm up further due to export restrictions by key producing countries and the loss of sunflower oil output due to the war. चलिए, इस पर चर्चा करने से पहले एक बार निरंजन हीरानंदानी, जो कि हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, रियल एस्टेट के बड़े प्लेयर हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। उनका क्या कहना है, क्योंकि आमतौर पर जो 2 बड़े लोन की वस्तुएं हैं, गाड़ियां और घर, इन्हीं पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पहले निरंजन हीरानंदानी की बात सुन लेते हैं और बाद में फिर चर्चा करेंगे अपने गेस्ट के साथ। The intervention of the Reserve Bank of India about increasing the repo rate and the reverse repo rate has been expected in the sense of the continuing war which is taking place between Russia and Ukraine. The consequence of it has been the increased price of oil
above $100, and also the negative effect of inflation in the country, which has really increased the final prices in terms of the inflation which has taken place. All in all, we are able to see now that the intervention of the Reserve Bank is to prevent any further inflationary tendency in the economy, and this I believe is going to be short-lived. वेंकटेश सर, आपके पास आता हूँ मैं। हर चीज़ वैसे ही महंगी थी, अब लोन भी महंगा हो गया। कैसे चलेगा? डिमांड पे कितना असर पड़ेगा इसका? कहते हैं कि भाई देखिए, बैंक शक्तिकांत दास का कहना है कि महंगाई कम हो जाएगी। चलिए, वो तो लंबे दौर पे होगी, पर छोटे दौर में गाड़ी लेना और महंगा हो गया इन आम आदमी के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं उत्कर्ष जी आप। ये जो एक सरप्राइज न्यूज आई है आज, ये एक तरीके से मार्केट के सेंटिमेंट को बहुत तगड़ा डेंट करेगी। सर कह रहे थे 0.5%, 0.4% का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी एक सेंटिमेंट्स को जब डेंट करती है, तो एक आदमी जिसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए जब वो परचेज का डिसीजन लेता है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी बहुत इफेक्ट करती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, चाहे घर लेना हो, चाहे गाड़ी लेनी हो, जब तक सब कुछ घर पे खुशी का माहौल नहीं रहता, अच्छा माहौल नहीं रहता, तब तक आदमी इतने बड़े डिसीजंस लेता नहीं है। और जिसने भी आज तक नहीं सोचा होगा गाड़ी लेने का, लेकिन दिमाग बनाया होगा सिर्फ, उसको जब ये न्यूज मिलेगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो रहा है, वो बहुत चांसेस होते हैं कि उसको और डिले कर देता है कि चलो ठीक है, थोड़ा डिले करते हैं, वेट करते हैं, जब कम होगा तब ले लेंगे। वैसे ही जैसे अफकर जी आप जानते हैं, आज की डेट में जो मार्केट में हालात हैं, टू व्हीलर ऑलरेडी इतनी लंबी डिग्रोथ पे चल रहा है। कुछ पिछले 2 साल देखें, कोविड की मार की वजह से, ओवरऑल प्राइस इंक्रीज की वजह से, फ्यूल की वजह से, और अब एक और नई चीज आ गई है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ऊपर जाने वाला है। तो ऑलरेडी वो 20, 25, 30% डिपेंड किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से डिग्रोथ पे चल रहा है। उस तबके का जो एक लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास का जो हमारा कस्टमर प्रोफाइल है, जो एंट्री लेवल गाड़ियां लेता है, वो ऑलरेडी अपनी एक सिचुएशन से गुजर रहा है जो बहुत अच्छी नहीं है। उस जैसे आम हिंदुस्तानी के लिए ये एक बड़ी मार है, और उसके डिसीजन को पूरे करने पे, गाड़ी खरीदने के या किसी भी बड़ी एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल चीज खरीदने के लिए ये इफेक्ट करेगा, और धीरे धीरे डिमांड पे भी पक्का इफेक्ट आएगा। तो ऑलरेडी डिमांड कम है, एक इंटरेस्ट रेट बढ़ने से और डिमांड कम हो जाएगी। मुझे नहीं लगता, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं, बट कि इससे कोई भी इन्फ्लेशन पे इफेक्ट आने वाला है। हम ऑलरेडी टू व्हीलर कस्टमर्स, एंट्री लेवल कार कस्टमर्स पे हम ऑलरेडी पूरी सिचुएशन में परेशान बैठे हुए हैं। ये एक और परेशानी हमारे कस्टमर्स के सामने आ गई। चलिए विवेक सर, आपके पास आता हूं मैं पहले कि क्या अंदाजा था इसका, या और इमरजेंसी एफएमसी मीट की, एमपीसी मीट की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या ये थोड़ा सा रिएक्शन था कि फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है, वहाँ पे बात है कि वहाँ पे दाम बढ़ सकते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा एक रिएक्टिव और प्रोएक्टिव स्टेप ले लिया गया? देखिए उत्कर्ष जी, सच बोले तो हम लोग भी नहीं समझ रहे थे कि ऐसा डिसीजन लिया जाएगा। देखिए बिल्कुल अभी ठीक कहा जा रहा था, मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे देश में अगर आप देखिए तो मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है, और अगर आप देखिए, मैं बार बार आपके चैनल पर भी बोल चुका हूँ, जिस तरीके से हमारे देश में फ्री का कल्चर चल रहा है, तो अल्टीमेटली जो सारा का सारा जो बर्डन है वो मिडिल क्लास के ऊपर जाता है। अब मिडिल क्लास के ऊपर आप कितना बर्डन रखेंगे? बिल्कुल ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना, उसके लिए आप जो है डिमांड को कम करना चाहते हैं, लेकिन आप डिमांड देखिए, आपने 40 बेसिस पॉइंट या फिर आपने 50 जो है बेसिस पॉइंट का आपने बढ़ा दिया है, इससे बहुत ज्यादा कोई डिमांड पे असर पड़ने वाला नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ, इससे डिमांड पे लगभग ना के बराबर असर पड़ने वाला है। हाँ, एक बात जरूर होगी, और एक करोड़ों करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम है आज के दिन में। आपकी देखिए इनकम तो वही है, आपकी सैलरी जो थी वही है, तो वेजेज में, सैलरीज में, या फिर जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, वो तो वही है। लेकिन आप जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली बैंकों के लिए महंगा होगा, तो बैंक जो है अपने कंज्यूमर के लिए महंगा कर देंगे। तो जहां आपको 8,000 रुपए आपका ईएमआई था, हो सकता है 8,300 या 400 रुपए आए, तो ये जो 300-400 रुपए बढ़ गया है, ये कहीं ना कहीं इसका उल्टा असर होगा। और आपके पास जो पैसा था, जो कि आप
प्रोडक्टिव चीजों में आप खरीद सकते थे, आपको यूज कर सकते थे, आप नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डिसीजन लिया गया, मुझे मेरे ख्याल से अभी इसके लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लोग देश अभी भी जो है आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। लोगों के पास इनकम का कोई जरिया नहीं है। इनकम उनकी या तो कम हो गई है, करोड़ों लोगों की जो है जॉब्स नहीं है, या जॉब्स में उनको जो पैसा पहले मिलता था वो कम हो गया है। वो ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, और उसके बाद अगर आप उनको लिक्विडिटी को कम करने के लिए आप जो है इंटरेस्ट रेट को भी आप बढ़ा देंगे, उनको ज्यादा महंगे दर पे आप लोन देंगे, तो एक तो देखो डिमांड इतना ज्यादा नहीं है। ये मैं मानता हूं कि कोविड-19 के बाद डिमांड में थोड़ा वृद्धि हुई है, लेकिन आप डिमांड को केवल कंट्रोल करके आप इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो भी डिसीजन लिया गया है, मेरे ख्याल से इसका असर जो है पॉजिटिव कम और मुझे नेगेटिव ज्यादा दिखाई देता है। चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि आखिर आपके लोन रेट पे कितना असर पड़ेगा, आपकी जेब पे कितना असर पड़ेगा। चलिए मान लीजिए कि आपका जो लोन था वो 30 लाख का लोन था, और जो लोन था वो आपने करीब 20 साल के लिए लिया था। अब इसके आगे पुरानी दर क्या थी? पुरानी दर थी 6.8%। आपकी EMI होती थी 22,900 रुपये। अब ये उम्मीद करी जा रही है जो संभावित दरें होंगी बढ़ के, वो करीब 7.2% हो जाएंगी, और जब वो 7.2% हो जाएंगी तो आपकी EMI जो कि कितनी बढ़ेगी? 720 रुपये बढ़ेगी। तो आप 12 महीने में आपकी 8,640 के आसपास आपके होम लोन की EMI यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कार लोन की। कार लोन कितना महंगा हो सकता है? आपने 10 लाख का लोन लिया, आपने एक गाड़ी खरीदी, आपने कहा SUV खरीदेंगे, ये मज़ा नहीं है हैचबैक, तो आपने 10 लाख का लोन ले लिया, आपने कहा लंबा समय 7 साल के लिए दे देंगे। अब पुरानी दर क्या थी आपकी? 7.7% थी। आप EMI देते थे 15,437 रुपये की। अब नई दर में ये 8.2% हो जाएगी, और अब आप EMI देंगे पर महीने की 15,685। कितनी बड़ी आपकी EMI? आपकी EMI कहने को तो 250 रुपये बड़ी, लेकिन जब आप 12 महीने की बात करते हैं तो 3,000 रुपये आपकी जेब से ज़्यादा जाएंगे। एक सवाल और एक डर जो सबको है कि क्योंकि ये तो इमरजेंसी मीटिंग में ही 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं, तो जो आगे आने वाली होगी जो कि स्केड्यूल्ड है, वहाँ पर क्या होगा? क्या ये यहीं पर RBI रुक जाएगा, या अभी आपको इस तरीके के हमको शोध और करने पड़ेंगे और आपको हमारे दर्शकों को और समझाना पड़ेगा कि हुआ क्या है, इसका असर क्या होगा? जी, अभी आपको उत्कर्ष से और शोध करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो जो कहते हैं ये तो शुरुआत है, आगे अभी और बढ़ने वाली है। तो आप देखेंगे जैसे अब बोला भी जा रहा था, आपने एक बाइट सुनवाई हुई कि आगे जो है उन्होंने बोला कि लगभग जो है 7 तक जाएगी, जो वही 4.5 के आसपास है। तो देखिए इतना तो मैं नहीं उम्मीद करता कि इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, वरना फिर डिमांड के आप खत्म करने के चक्कर में आप पूरा का पूरा डिमांड ही आप तहस नहस कर देंगे अगर इतना बढ़ गया। लेकिन हाँ, 40 to 50 बेसिस पॉइंट्स आगे और जो है हो सकता है कि बढ़े, लेकिन इससे ज्यादा मुझे 5, 5.5 के ऊपर मुझे नहीं लगता कि रेपो रेट जाने वाला है। और अब बात करते हैं LIC के IPO को। सभी के आज की तारीख का इंतजार था, क्योंकि आज IPO रिटेल निवेशकों के लिए खुलना था, और रिटेल निवेशकों को इसका जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इशू के ओपन होने के साथ ही यानी पहले ही दिन इशू आधे से ज्यादा भर चुका है। रिटेल निवेशकों के लिए इशू शनिवार को भी खुला रहेगा। LIC के IPO पर ताजा अपडेट के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे के पास। जी बिल्कुल, IPO के जो आप देख रहे हैं बहुत शानदार सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आए हैं, और आधा गुना से ज़्यादा भर चुका है LIC का IPO के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप पॉलिसी होल्डर्स ले लीजिए, एम्प्लॉयज़ ले लीजिए, ये दो सेगमेंट में जो है पूरी तरीके से जो है ग्रोथ देखने मिली है, और वो पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुके हैं। अब याद रखिए रिटेल निवेशकों के लिए सैटरडे भी ये इशू खुलने वाली है। और इसके अलावा हमने ग्रे मार्केट प्रीमियम होती है उसके बारे में थोड़ी सी जांच की मार्केट में। यहाँ पे लगभग 8 से लेकर 10% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, और इसको अगर तब्दील करें तो 40 रुपये और 50 रुपये प्रति शेयर के होते हैं। और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है ये आपको बताता है कि जो प्रीमियम क्या हो सकती है लिस्टिंग के लिए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। और LIC के जो IPO जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस है वो 10% थोड़ी सी बढ़ के हो सकती है, यानी कि लगभग 990 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति स्टॉक तक। LIC के IPO को लेकर कोटक महिंद्रा के MD एंड CEO उदय कोटक से बात की हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने। क्या कुछ कहा उन्होंने इस बातचीत में, चलिए सुनते हैं।
सर LIC के IPO में रिस्पांस तो शुरू हो गया है, आज पहला दिन था। आपको क्या लगता है, क्यों, जबकि आप इसमें एडवाइज़र भी थे और आपने इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया, आपको क्या लगता है कि LIC की IPO किस तरीके से फेयर करेगा और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसा जाएगा? आज जो रिटेल इन्वेस्टर के नंबर आए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है। देखो, जो एवरेज इंडियन का LIC पे कॉन्फिडेंस है वो दिखाई दे रहा है। इसीलिए मेरी उम्मीद है कि LIC IPO में रिटेल इन्वेस्टर along with the institutions who have committed is a good sign of the strength of LIC as a brand. फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए ET Now स्वदेश। जाके ग्रोसरी लेने में टाइम बहुत जाता है, तो इसलिए ज़्यादा मैं ऑनलाइन प्रेफरेंस ही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा है, काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ। हार्डली किसी चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है, जो कि फिजिकली हमें कुछ देखना है, काफ़ी इजी हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग से हम लोग घर में बैठे बैठे सब चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ऑनलाइन सेल्स ग्रोथ हुआ है, सिनेरियो चेंज हुआ है परचेजेस का। हमारे घर प्रोडक्ट आ जाता है एंड वी कैन रिटर्न द प्रोडक्ट, जो कि हमें नॉर्मल प्रोसेस में नहीं मिलता। देखो देखो देखो, नया टीवी देखो। आ गई? सब्जियां छोटू की दुकान से लाई हो ना, वही सही रेट देता है। हाँ पापा। डिसाइडेड, 55 इंच का टीवी इस दीवार पे लग जाएगा। ओह सुपर, कल मैं चेक दे दूंगी। तुम नहीं, मैं अपने पैसों से। वाओ, कैसे? ये देखो एडवर्टाइजमेंट, 30% एश्योर्ड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब सब्जी सिर्फ छोटू की दुकान से, पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी भी अरे गहरे से। पापा, अजनबी का ज्ञान, अपना नुकसान। लेकिन फिर टीवी? सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, इन्वेस्ट कर। टेक्निकल चार्ट हो या फिर F&O, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग में आने में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं। मैं डिम्पी कालरा, जुड़िए मेरे साथ सिर्फ ET Now स्वदेश पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुख करते हैं अगली खबर का। RBI की ब्याज दरों में बदलाव के ऐलान के बाद बाजार में भारी गिरावट आई। बाजार गिरावट पर बंद हुए। 15 मार्च के बाद निफ्टी 16,700 के नीचे फिसलकर बंद हुआ। सेंसेक्स 1307 अंक गिरकर 55,669 पर बंद हुआ। बाजार में आज दिन भर और कैसी रही हलचल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल, देखिए आज बाजार में आई थिंक दोनों तरह के ट्रेडर्स से पैसा कमाया होगा। मॉर्निंग में प्लस साइड के ट्रेडर्स ने, बुल्स ने, और उसके बाद 10:30 के बाद जब हमने देखा कि जब बाजार 17,000 से नीचे स्लिप हुआ और उसके बाद एक दबाव में ही बाजार है, सस्टेन भी नहीं कर पाए, किसी तरह का बुलबैक अटेम्प्ट नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिव क्रीपन पहले ही हो चुकी थी RBI के इस अनाउंसमेंट से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्ट्स भी आज ब्रेक हुए हैं। 16,800, 16,850, 36,000 ये बड़े सपोर्ट थे दोनों इंडेक्स के लिए। निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात हम कर रहे हैं, दोनों पर ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर और डाउनसाइड आ सकता था और बाजार में हमने देखा भी 16,700 के नीचे इस वक्त बाजार आज बंद हुआ है। निफ्टी वॉच आउट करना होगा क्योंकि ये फेड के एक दिन पहले मूव से, फेड के रेट हाइक की से एक दिन पहले का मूव है जिसे ज़रूर स्टांस में लेना होगा। हालांकि कुछ पॉइंट्स की रिकवरी लास्ट आवर में, लास्ट मिनट्स में ज़रूर आई, लेकिन वीकनेस बाजार में ज़रूर दिखाई दी। सारे ही सेक्टर्स आपको, स्पेशली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस हो, चाहे वो बैंकिंग हो, फाइनेंशियल हो या फिर रियल एस्टेट हो, इनमें सब में आपको वीकनेस दिखाई दी। लूजर्स थे, इनफैक्ट ड्रैगर्स जो थे बाजार पे, किसने बाजार पर सबसे ज़्यादा दबाव बनाया? दोनों बजाज ट्विन काउंटर्स ने, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, यहाँ वीकनेस देखने को मिली। इमीडिएट इफेक्ट आपको दिखाई देना शुरू हो गया था पोस्ट द रिलायंस, पोस्ट द RBI अनाउंसमेंट। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ ड्रैगर्स थे और टाइटन के पोस्ट नंबर्स, बुरे नंबर्स के बाद थोड़े से वीक एस्टिमेशन से थे। उसके बाद हमने देखा कि सुबह से इस पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट था।
और इसके अलावा कौन से सेक्टर्स थे जिन्होंने इस बाजार में भी, इस गिरावट में भी अपनी बढ़त को खोया नहीं या फिर वीक नहीं हुए? उनमें ऑयल एंड गैस, एनर्जी और कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिजल्ट ओरिएंटेड काउंटर्स लाइक ब्रिटानिया फ्रॉम एफएमसीजी पैक, वहाँ पर ज़रूर मोमेंटम बरकरार रहा, लेकिन उसके अलावा सारे ही स्पेसेस में, सारे ही सेक्टर्स में आपको एक वीकनेस देखने को मिली। सो बड़े सपोर्ट यहाँ ब्रेक डाउन हुए। देखना होगा कि कल किस तरह का मूव निकल कर आता है। हालांकि यूएस मार्केट्स इस वक्त प्लस है क्योंकि बहुत हद तक फेड का डिसीजन फैक्टर इन है, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए ये एक शॉक था, ये सरप्राइज था, जिस पर एक नी जर्क रिएक्शन हमने क्लियरली बाजार में देखा। अब ये और बढ़ सकती है वीकनेस या नहीं, या फिर ये सिर्फ नी एंड जर्क रिएक्शन था, ये हमें कल तक के लिए इंतजार करना होगा। LIC के IPO के बाद अगले हफ्ते लॉजिस्टिक कंपनी डिलीवरी के IPO आने वाले हैं। कंपनी IPO के जरिए लगभग 5,500 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद कर रही है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ बिजनेस ऑफिसर संदीप कुमार बरसिया ने हमसे खास बातचीत में अपने फ्यूचर प्लान शेयर किए। क्या है कंपनी का प्लान, चलिए जानते हैं इस बातचीत से। तो हम ऑलरेडी एक फुली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कंपनी है। हम 5 बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। एक्सप्रेस पार्सल, पार्ट ट्रक लोड, फुल ट्रक लोड, सप्लाई चेन सर्विसेज जहां हम वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन साथ में मिलाकर काम करते हैं, और क्रॉस बॉर्डर। ये 5 सेगमेंट लॉजिस्टिक्स के मेन सेगमेंट्स होते हैं। ये 5 हम पाँचों में ऑपरेट करते हैं और आगे चल कर भी हम ये 5 सेगमेंट्स में ऑपरेट करेंगे। हर सेगमेंट में हमारी कोशिश रहेगी कि हम और गहराई में जाएँ, उनकी स्केल बढ़ाएँ, और हमारी जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है ये कॉमन है। ये हम एक ही टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को, एक ही टीम और एक ही रिसोर्स को लेकर हम सारी बिजनेसेस चलाते हैं, और आगे भी हम यही करते रहेंगे। बाजार में इन्वेस्ट करने वाला हर इंसान जानना चाहता है कि राकेश झुनझुनवाला, डॉली खन्ना और आशीष कचोलिया जैसे लोग किन सेक्टर्स में निवेश कर रहे हैं या किन सेक्टर्स में उन्होंने फेरबदल किया। ऐसी ही सारी जानकारी की इन सभी लोगों ने, बाजार के दिग्गज निवेशकों ने किन सेक्टर्स में अपना निवेश बढ़ाया है और किन में घटाया है, सारी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। चले जानते हैं। दिग्गज इन्वेस्टर्स लोग फोकस में रहेंगे और उनकी जो इम्पोर्टेंट बाइज और सेल्स हुई है आपके जनवरी और मार्च के क्वार्टर में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बिग बुल राकेश झुनझुनवाला। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, जुबलिएंट फार्मोवा, कैनरा बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जहाँ पे उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब यहाँ पे कहाँ पे स्टेक घटा है वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है TV18 ब्रॉडकास्ट, वॉकहार्ड और हल्की सी एपटेक में जो है उनकी पोजिशंस ट्रिम हुई है। अब फोकस होता है डॉली खन्ना पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से कंपनीज पे स्टेक बढ़ाए हैं। तो सबसे पहले पॉन्डी ऑक्साइड, संदूर मैंगनीज और गोवा कार्बन जैसे कंपनीज हैं, यहाँ पे स्टेक जो है बढ़ाई है, और याद रखिए ये नई होल्डिंग है इनकी। इसके अलावा जो कंपनीज में स्टेक घटाए है वहाँ पे आपके टालब्रोस है, फिर KCP है, और फिर NCL इंडस्ट्रीज नाम की ये 3 कंपनीज है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो यहाँ पे सेलिंग देखने मिली है। आपके इंडस्ट्री के दिग्गज इन्वेस्टर आशीष कचोलिया अब फोकस में। अब यहाँ पे भी उनकी तीनों कंपनी की नई होल्डिंग्स आई है, CSG डेवलपर्स, क्रिएटिव न्यूटेक और फिनोटेक्स केमिकल्स। लेकिन कोई कंपनीज है जहाँ पे स्टेक भी घटी है, तो वहाँ पे आपके है विष्णु केमिकल्स, सोमानी होम इनोवेशन और आखिर में मोल्टेक पैकेजिंग। और आखिर में बात करूँगा एस इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नए होल्डिंग्स आए हैं। P एनालिटिक्स ले लीजिए, आप शंकरा बिल्डिंग ले लीजिए, थे जो इंजीनियरिंग ले लीजिए, ये सारे स्टॉक्स में जो है हिस्सेदारी बढ़ी है। और आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ 2 स्टॉक ज़रूर है जहाँ पे उनकी हिस्सेदारी घटी है, वो है आपकी रेप्रो इंडिया और जेट फ्रेट लॉजिस्टिक्स। और टाटा स्टील के MD एंड CEO TV नरेंद्र ने कहा है कि स्टील सेक्टर में काफ़ी उठापटक का दौर चल रहा है, लेकिन डिमांड सप्लाई पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो अब संतुलित होती नजर आ रही है। टाटा स्टील के नतीजों के बाद TV नरेंद्र से खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। क्या कुछ कहा उन्होंने स्टील सेक्टर की दशा और दिशा के बारे में, चले जानते हैं। We are in a volatile space, that's so clear, right? Our input costs are fluctuating, inflation is an issue globally, interest rates are going up, we are a capital intensive industry. But having said that, I think structurally the industry is in a much better place than in the past. From a discipline point of view, there is very little excess capacity going around. It's becoming more a regional and a local trade issue. Exports out of China is no longer a threat. Ukraine and Russia were big exporters and they are no longer in the market. So for multiple reasons, the demand supply is far better balanced. The government focus on infrastructure spending across the world is there, which is good for steel demand.
even if this war, once it gets sorted out, there'll be reconstruction. Europe is going to spend a lot more on defense than it did in the past. And there's a lot of investment happening in Europe and elsewhere on transforming into a greener future. So I think overall, I expect the steel industry to have a few good years ahead. And nowhere in the steel industry, apart from in India, is capacity being added significantly, unlike in the past when steel prices were high and a lot of capacity was added in China. So I think overall, we are in a much better place, and that will reflect in the numbers for the industry. Tata Steel is in a much better place as a company, and so that'll get reflected in the Tata Steel numbers as well. What is the plan in place to manage the volatility in coal prices? Because Tata Steel is still dependent on imported coke, imported coal, and given that there is a coal shortage for power sector, there really could be a challenge in terms of importing more coal for steel plants now. So, the steel sector uses metallurgical coal, which has always been imported because India doesn't have good quality metallurgical coal. So only 10% of the coal available in India is metallurgical coal, and even only a fraction of that is really coming to the steel plants. So we are not dependent on domestic coal as much for our steel making. And imported coal has been volatile, but now it's stabilized quite a bit. I think what is, of course, of concern to us is if the power outages impact our customers, because steel plants typically have captive power plants, so we are not impacted by the grid power as much, but many of our customers are, and we are watchful of that from that perspective. Given that you're generating more free cash flow, you've also increased your dividend payout. I'm asking you a very basic question because markets would compare your dividend payout ratio with what other companies are doing globally and what other Indian metal companies are doing. Do you see a change happening there? Because even though the dividend payout is significantly higher than what you've given in the past, it is significantly lower than what other metal companies are giving. So I think, Nikunj, we've been a bit prudent because we have a lot of ambitions on growth in India. We want to double our capacity over the next 10 years. So if you look at globally metals and mining companies, some of them don't have the growth ambition that we have. So we need to make sure that we keep aside money for growth, because this is very value accretive growth, the growth in India. So our dividend payout is factored that in. We are trying to be as generous as possible with our shareholders, while at the same time focused on creating long-term value for them by investing in growth in India. So that's why you see a balance there. कोटक बैंक ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। बैंक की बैलेंस शीट में भी सुधार देखने को मिल रहा है। नतीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी हर्ष के पास। कोटक का Q4 FY22 के नंबर्स में नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छा उछाल दिखा है। ऑलमोस्ट 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो नेट इंटरेस्ट इनकम ऊपर गया है। 4.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अब वो 4,500 करोड़ से ज़्यादा वो नेट इंटरेस्ट इनकम आया है। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी अराउंड 12.75% से ऊपर गया है, 12.75% से ऑलमोस्ट 24% सिक्वेंशियली ऊपर गया है। 3,340 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया और प्रोविजंस हमारे अंदाजे के मुताबिक आए हैं 300 करोड़ पे, 306 करोड़ पे वो प्रोविजंस आया है, 74% लोअर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जब हम पैट नंबर को देखें तो एक अच्छा ग्रोथ पैट नंबर में 65% ऑलमोस्ट पैट ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ऑलमोस्ट 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब वो 2,767 करोड़ पे वो पैट नंबर आया है। ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस दोनों काफ़ी अच्छे घटे हैं। जब हम ग्रॉस एनपीएस को देखें अब वो 2.71% Q3 में था तो अब 2.34% पे आया है, तो ऑलमोस्ट 0.37% से घटा है ग्रॉस एनपीए नंबर। नेट एनपीए भी ऑलमोस्ट 0.15% से घटा है एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो वो 0.64% पे आया है। तो दोनों एसेट क्वालिटी और पीएनएल काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाते हुए। जब हम बैलेंस शीट साइड पे जाए तो 21% ग्रोथ दिखा है एडवांसेस साइड पे, 11% ग्रोथ दिखा है डिपॉजिट साइड पे, दोनों ईयर ऑन ईयर बेसिस और इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी हेल्दी ग्रोथ दोनों साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट पे। जब हम कासा को देखें तो वो 60.7% पे आया है। अगेन इंडस्ट्री लीडिंग कासा कोटक बैंक ने दिखाया है और कैपिटल एडिक्वेसी मोर देन
कंफर्टेबल। जब देखें तो 22.7% पे कैपिटल एडिक्वेसी, निम्स 4.8% पे ऑलमोस्ट, और आरओए इज ऑलमोस्ट 2.4% पे। सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कोटक महिंद्रा बैंक से। HDFC के वाइस चेयरमैन और CEO के मिस्त्री का कहना है कि हाउसिंग सेक्टर में डिमांड की स्थिति काफ़ी बेहतर है, आगे अच्छी ग्रोथ की उम्मीद भी है। वहीं HDFC और HDFC बैंक के मर्जर से भी काफ़ी फायदे होंगे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। Well, I'll come to cost of funds, but we don't give future guidance. All I would say is that structurally, to my mind, the demand for housing will continue to remain strong in the period ahead. I said it last year, I said it year before last, and I continue saying this. And there are several reasons which are contributing to this. The first reason is that the period from 2017 to 20 saw a slowdown in the metros. So whilst the tier 2 and the tier 3 towns grew very well, the tier 1 cities, the Mumbais, the Delhis, the Bangalores, had seen some sort of a slowdown. That has gone away over the last 2 years. And we have seen a sharp pickup in the demand for housing, even in these metro cities. This is also contributing to a higher average loan amount. So our average loan amount in the previous year had been 29.5 lakhs, and our average loan amount in the current year is 33 lakhs. So the higher loan amount has also contributed to the increase in the overall business. So it's not only volume based, it is volume as well as value based. बाजार के दिग्गज रामदेव अग्रवाल का कहना है कि निवेशकों के बैंकिंग सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए। रामदेव अग्रवाल ने हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुल डालमिया से खास बातचीत में बाजार के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स को लेकर अपनी राय भी जाहिर की। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए सुनते हैं। तो अगले 5 साल की अगर बात करूँ, मैं थोड़ी क्लॉक पीछे ले जाऊंगा जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स। हम कहते हैं शेयर बाजार के अंदर हमेशा एक ट्रेंड है, लीडरशिप आती है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था, जब आपने करियर स्टार्ट करा था सीमेंट और स्टील था। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था TMT बोलते थे। उसके बाद कमोडिटी स्टॉक्स आए, उसके बाद एक समय आया था जी एशियन पेंट्स, पेज इंडस्ट्रीज और टाइटन चलने लगे। फिर अभी कंज्यूमर टेक में हमने देखा था चक्र आया था। तो अगला 3-5 साल क्या चक्र आपको लगता है जो एक आउट परफॉर्मिंग चक्र रहेगा? देखिए, मतलब जो मेरे को दिख रहा है कि भाई जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस वगैरह, उनकी बहुत पिटाई हुई है एक कोविड वगैरह में, बिकॉज ऑफ क्रेडिट कॉस्ट और बढ़ गया। तो वो एक बड़ा सेगमेंट है जहाँ पर माइग्रेशन अभी भी चालू है। प्राइवेट सेक्टर्स स्टिल 40%, तो वो उधर बड़ा स्टोरी है। और बड़े बड़े बैंक है, ये 4 ही बैंक है बस, तो ये पैसे तो बहुत कमाएंगे ये। और वैल्यूएशन कैसे होगा, क्योंकि ओनरशिप भी बहुत है इसमें, 60-70% FIs का ओनरशिप है। तो वेदर दे विल इंक्रीज ओनरशिप एट ऑल, लेकिन अर्निंग्स है, वैल्यूएशन रिजनेबल है, पक्का भाव बढ़ेगा। सो दैट इज़ वन सेगमेंट वेयर देयर इज़ अ गुड सेक्युलर अपॉर्चुनिटी आउट देयर। सेकेंड इज़ टेक, इंडियन टेक इज़, देखिए जो हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें हाईएस्ट प्रॉफिट इज़ दैट ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 सेक्टर्स आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एंड सेकेंड इज़ IT। IT बहुत बड़ा हो चुका है। IT का प्रॉफिट जो है करीब आप समझ लीजिए मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख करोड़ का प्रॉफिट होगा। भाई दमानी जी बता रहे थे, रमेश दमानी जी, कि IT का इस साल का जो एक्सपोर्ट जो हुआ था वो अरामको के ऑयल एक्सपोर्ट के बराबर है। हाँ, $200 बिलियन, कमाल की बात। या वही तो, अच्छा ये बढ़ते आ रहा है और शायद आपके सामने हुआ है। हाँ, $200 बिलियन मेरे सामने हुआ पूरा। तो ये क्या है कि देखिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। तो ये दैट विल कीप जनरेटिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट, 15-17-20%, एंड एसेट लाइट है, तो बहुत फ्री कैश फ्लो होगा। सो दैट विल बी अ बिग सेक्टर। आपको फिनेंस विल बी बिग सेक्टर, IT विल बी बिग सेक्टर। अब देखिए यहाँ पर जैसे रियलिटी है, रियलिटी इज सपोज टू बी वेरी लार्ज। मतलब आप क्या बात करें, मतलब यहाँ पर मतलब कितने मिलियन घर हर साल बिकने चाहिए, वो तो वो अराउंड रियलिटी बहुत पैसे बनेंगे मुझे लगता है। अब रियलिटी में डायरेक्ट रियलिटी कंपनी खरीदो, लेकिन रियलिटी कंपनी में सब अकाउंटिंग ये वो उनका कैश टर्न और मतलब बेसिकली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, यू नो, एंड प्रॉफिटेबिलिटी नॉट प्रॉफिट्स। Profits are there now, but profitability is an issue because their asset efficiency is not there. देश में इस साल गेहूं का उत्पादन कम होने के आसार हैं। हालांकि सरकार के पास अभी भी सरप्लस अनाज है। फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने ईटी नाउ स्वदेश के साथ संवाददाता समीर दीक्षित से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि बाजार में गेहूं की मांग ज़्यादा है और भारत के सामने गेहूं एक्सपोर्ट के भी नए रास्ते खुल रहे हैं। इसके चलते सरकार ने इस साल किसानों से गेहूँ की खरीद कम की है। सुधांशु पांडे ने कहा कि पाम ऑयल को लेकर संकट खत्म होने वाला है और जल्द ही इंडोनेशिया पाम ऑयल पर लगा एक्सपोर्ट बैन हटा सकता है।
Food Secretary is with us, and thanks a lot for joining. So my first question is, would like to understand that currently, what is the situation at front of wheat? What stock do we have? Is there any revised estimate in terms of procurement? And also an important question regarding the wheat export policy. Do you think so that this is a time that we have to once again review the wheat export policy? Your take on that? See, we have sufficient stocks of wheat. We had 190 lakh metric tons of opening stock. We have about 195 lakh metric ton of the expected procurement. Around 175 has already happened. We still have procurement going on till 15th of June. So sufficient time, and we should easily get around 20 lakh metric ton more. So even after catering for all the programs and schemes, we will still be left with about 80 lakh metric ton of wheat, which is more than the buffer stock required, which is 75 lakh metric ton. So therefore, we are in quite comfortable position. And this meets the requirement of the PMGKY also. And you take on the wheat export part. Is there any wheat export? We are facilitating in every possible way, because this is good time for farmers and exporters to get market access globally, and our position in terms of overall grain is comfortable. Just now you said that Turkey has given a market access. What all new destinations that you are looking apart from the tradition? We have got couple of countries in Europe also. Queries have come, and APIDA will be soon leading a delegation to some of these countries to promote wheat export. One last on edible oil, because it is quite a burning issue. Regarding the prices part, it has been suggested that the prices may further escalate. Is it a comfortable situation as of now? What steps likely the government may take in coming days? See, now we very clearly see that the worst is over and the prices will now come down, because the Indonesian ban on the palm oil was temporary. Exactly. Right? And therefore now Eid al-Fitr has gone, and we hope that the ban will be lifted soon, and the availability of prices, the oil will be there in the market, and prices will come down. इस बारे में 18 आवर्स स्वदेश के संवाददाता समीर दीक्षित से खास बातचीत की फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने। चलिए देखते हैं कि क्या बताया उन्होंने सरकार के प्लान के बारे में। This is what we feel, that this is one of the secondary oils, domestic oil, and rice bran oil could be a good source. We can produce about 18 to 20 lakh metric ton domestically, and therefore any diversion to the cattle feed can be avoided, and the oil, which is a better value added product, can be made use of. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए ईटीना स्वदेश के साथ।